हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम 11 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हम आपके सामने पेश करते हैं ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरीके के जो न्यूज़पेपर हैं उनमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले। और राष्ट्रीय मामले में हमारी आज की सबसे पहली न्यूज़ है स्विट्जरलैंड से संबंधित। स्विट्जरलैंड वोट्स टू बैन फुल फेस कवरिंग इन पब्लिक प्लेसेस, अर्थात यहाँ पर ये बोला गया है कि स्विट्जरलैंड जो है वहां पर वोट किया गया है टू बैन फुल फेस कवरिंग इन पब्लिक प्लेसेस, अर्थात सार्वजनिक स्थलों पर जो पूरा फेस कवर किया जाता है उसे कवर करने पर बैन लगाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है किस जगह पर इस बैन के लिए वोट किया गया है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड हैज वोटेड इन फेवर ऑफ अ प्रपोजल बैनिंग फुल फेस कवरिंग इंक्लूडिंग द बुर्का एंड निकाब इन ऑलमोस्ट ऑल पब्लिक प्लेसेस। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि स्विट्जरलैंड ने लगभग सभी सार्वजनिक जो स्थान है वहां पर बुर्का और नकाब सहित जो फुल कवरिंग होती है फेस की उस पर प्रतिबंध लगाने का जो एक प्रस्ताव था उसके पक्ष में मतदान किया है। तो स्विट्जरलैंड में एक पब्लिक रेफरेंडम हुआ था, अर्थात एक सार्वजनिक जनमत संग्रह हुआ था और उस जनमत संग्रह में क्या हुआ था कि ये जो बैन लगाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था, फेस कवरिंग पर बैन लगाने का जो प्रस्ताव रखा गया था, ये एक प्रकार का विवादास्पद प्रस्ताव था, कंट्रोवर्शियल प्रपोजल था और इस प्रपोजल के समर्थन में, इसके सपोर्ट में लगभग 51.21% जो मतदाता थे उन्होंने मतदान किया है। यहाँ पर यह बोला गया है कि ये जो मतदान हुआ है जिसमें 51.22% जो मतदाता हैं उन्होंने सपोर्ट किया है इसे बैन करने का, तो इसका मतलब ये है कि जो फुल फेस कवरिंग होगी वो बैन होगी इन ऑल पब्लिकली एक्सेसिबल प्लेसेस, अर्थात यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि सार्वजनिक रूप से जो सुलभ स्थान है वहां पर फेस कवरिंग पर बैन होगा। इसमें कौन कौन से स्थान इंक्लूडेड होंगे, तो इसमें होगा जो भी पब्लिक स्ट्रीट्स होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, पब्लिक ऑफिसेज होते हैं, इसके अलावा जो पब्लिक रेस्टोरेंट शॉप होती है वो सभी इनमें इंक्लूडेड होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए एक्सेप्शन नहीं है। अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल बाय स्विस फेडरल गवर्नमेंट देयर विल बी नो एडिशनल एक्सेप्शन सच एज फॉर टूरिस्ट। मान लीजिए कि स्विट्जरलैंड में कहीं बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए कोई अलग से एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो टूरिस्ट हैं उनको अलाउ किया जाएगा इस तरीके से फेस कवर करना, ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए सेम होगा। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो फुल फेस कवरिंग है ये अलाउड होगी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, अर्थात जो पूजा स्थल है वहां पर, और इसके अलावा जो पवित्र स्थल हैं, जो सेक्रेड साइट्स हैं वहां पर। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हेल्थ और सेफ्टी रीजन से फेस कवर किया जाता है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में लोग मास्क लगा रहे हैं, तो इस तरीके से मास्क लगाकर फेस कवर कर रहे हैं, तो इस तरीके जो हेल्थ और सेफ्टी रीजन से फेस कवर किया जाता है वो अलाउड होगा। और इसके अलावा अगर कोई लोकल कस्टम है जिसमें फेस कवर किया जाता है, जैसे कि जो कार्निवल्स होते हैं, तो उनमें भी ये फेस कवर करना अलाउड होगा। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी जो स्विट्जरलैंड है वहां पर ये वोट हुआ है, तो आपके लिए ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसा कौन सा पहला यूरोपीय नेशन था जहां पर इस तरीके से फेस कवर करने पर बैन लगाया गया था, तो वो था फ्रांस। फ्रांस वॉज द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू बैन बुर्काज एंड निकाब इन पब्लिक प्लेसेस इन 2011। तो आपको ध्यान रखना है 2011 में फ्रांस ने बैन लगाया था। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स हैड upheld the ban in 2014। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इन पीपीटीज में जहां पर भी अंडरलाइन किया गया है तो वो एक तरीके से आपके क्विक रिवीजन के लिए है, तो ये देख लीजिए कि ये जो सन है ये आपको ध्यान होने चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेशनल अफेयर्स में जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है गूगल लॉन्च्ड वुमेन विल वेब पोर्टल। तो गूगल ने लॉन्च किया है वुमेन विल नाम का वेब प्लेटफॉर्म। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वुमेन विल नाम का जो वेब प्लेटफॉर्म है, वेब पोर्टल है, वो किसने लॉन्च किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये लॉन्च किया है गूगल ने। गूगल हैज लॉन्च्ड अ न्यू वेब प्लेटफॉर्म वुमेन विल ऑन मार्च 8, 2021। मार्च 8, 2021 क्या था, तो ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे था और इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ओकेजन पे गूगल ने वुमेन विल नाम का वेब पोर्टल जो है उसे लॉन्च किया है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्रोवाइड करेगा सपोर्ट टू 1 मिलियन रूरल वुमेन। तो आपको ध्यान रखना है कितने मिलियन रूरल वुमेन के लिए है, 1 मिलियन, और ये रूरल वुमेन के लिए है, अर्थात ये ग्रामीण महिलाओं के लिए है। इन ऑर्डर फॉर देम टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटर प्रोग्राम
बिजनेस ट्यूटोरियल एंड मेंटरशिप। अर्थात यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये समर्थन प्रदान करेगा 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को, ताकि ये जो ग्रामीण महिलाएं हैं ये त्वरक जो कार्यक्रम होते हैं उनके माध्यम से, व्यावसायिक ट्यूटोरियल्स जो होते हैं या फिर जो मेंटरशिप है उसकी मदद से उद्यमी बन सके। मतलब ये जो महिलाएं हैं इनको ट्यूटोरियल्स दिए जाएंगे, मेंटरशिप दी जाएगी जिसकी सहायता से ये एंटरप्रेन्योर्स बन सके। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है इस पोर्टल के बारे में कि ये जो वेब पोर्टल है वुमेन विल, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सेसिबल होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक्सेस किया जा सकता है। और इसके अलावा ये ऑफर करेगा गाइडेंस टू द एस्पायरिंग वुमेन इन विलेजेस टू टर्न देयर इंटरेस्ट और अ हॉबी लाइक ब्यूटी सर्विस, टेलरिंग, होम ट्यूशन, फूड प्रोसेसिंग एटसेट्रा इनटू बिजनेस। अर्थात यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसका यूज करके महिलाएं जो है जिनकी रुचि है, जैसे कि जो ब्यूटी सर्विसेज होती है, सौंदर्य सेवाएं, ब्यूटी पार्लर की जो सेवाएं होती है उनमें है, या फिर सिलाई करने में जिनकी रुचि होती है, ट्यूशन देने में, बच्चों को ट्यूशन देना जिन्हें अच्छा लगता है, या फिर फूड प्रोसेसिंग का कार्य जो ग्रामीण महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो इनका जो ये शौक होता है उसको एक व्यवसाय में बदलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा ये वुमेन विल नाम का जो वेब प्लेटफॉर्म है ये। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू मैनेज एंड प्रमोट द बिजनेस। अर्थात ये बताया जा रहा है कि एक तो ये बिजनेस शुरू करने में मदद करेगा, शुरू करने के बाद में उस बिजनेस को मैनेज करने में और उस बिजनेस को सपोर्ट करने में, प्रमोट करने में ये जो प्रोग्राम है ये गाइडेंस देगा। इसके अलावा द वुमेन विल प्लेटफॉर्म इज डिजाइन फॉर वुमेन्स एस्पायरिंग टू एक्सप्लोर एंटरप्रेन्योरशिप। अर्थात ये उन महिलाओं के लिए है जो कि ये जो उद्यमिता है उसका पता लगाने की इच्छा रखती है। और इसकी शुरुआत करने के लिए ये जो वुमेन विल प्लेटफॉर्म है इसकी शुरुआत करने के लिए गूगल जो है वो 2000 इंटरनेट साथी के साथ में कार्य करेगा एंड दिस रिसोर्स टू स्टार्ट देयर एंटरप्रेन्योर जर्नी। अर्थात ये बोला जा रहा है कि इसे शुरू करने के लिए गूगल जो है वो इस संसाधन वाली जो अन्य महिलाएं हैं उनकी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू करने में मदद करने के लिए 2000 इंटरनेट साथियों के साथ में कार्य करेगा। अब हम यहाँ पर ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है कि जो इंटरनेट साथी है ये क्या है। तो जो इंटरनेट साथी है वो एक प्लेटफॉर्म है टू इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी अमंग वुमेन इन रूरल एरिया। अर्थात जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं होती है उनकी जो डिजिटल लिटरेसी होती है उसे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम है ये है इंटरनेट साथी। ये जो इंटरनेट साथी है ये इन महिलाओं को ऑनलाइन लेकर आएगा। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इंटरनेट साथी है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है बाय गूगल इंडिया, टाटा ट्रस्ट और इंटेल का। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंटरनेट साथी है ये इन तीनों के बीच का जॉइंट इनिशिएटिव है। तो इसी तरीके से एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन लिंक करके पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे वुमेन विल की, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट साथी के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि गूगल ने अनाउंस किया है $50 लाख गूगल डॉट ऑर्गेनाइजेशन की ग्रांट नेस्कॉम को। तो आपको ध्यान रखना है कि गूगल ने नेस्कॉम को ये ग्रांट देने की मंजूरी दी है और ये जो ग्रांट है इसका उपयोग किया जाएगा लगभग 1 लाख वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स जो हैं, जो कि बिहार में है, हिमाचल प्रदेश में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है और उत्तर प्रदेश में है। तो इन राज्यों की जो महिला एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं उनको डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी देने के लिए ये जो ग्रांट है वो नेस्कॉम को दी गई है गूगल के द्वारा। और ये जो नेस्कॉम फाउंडेशन है ये सेटअप करेगा एक हेल्पलाइन जहां पर जो वुमेन्स हैं वो काउंसलिंग के लिए जा सकती है, काउंसलिंग के लिए कॉल कर सकती है उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड क्वेरीज हैं उसके लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गूगल के संबंध में ही ये एक और न्यूज है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो अगला न्यूज आर्टिकल जो है वो है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। तो हाल ही में इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया है। तो अगर कोई सा भी इंडेक्स आता है तो आपको उस इंडेक्स के बारे में 3 चीजें होती है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी होती है। एक तो कि उसे किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किस संस्थान के द्वारा रिलीज किया गया है। दूसरा ये है कि उसमें टॉप किसने किया है और तीसरा ये है कि आपको इंडिया की रैंकिंग उसमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 है इसे सिंगापुर ने टॉप किया है। सिंगापुर हैज टॉप द ग्लोबल रैंकिंग इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 फॉर सेकेंड ईयर इन अ रॉ। तो आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले जो 2020 का इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स था उसमें भी सिंगापुर ने ही टॉप किया था और अब दूसरी बार भी सिंगापुर ने ही टॉप किया है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। अब इसे पब्लिश
पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, तो इट इज पब्लिश्ड बाय यूएस कंजर्वेटिव थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन। तो जो यूएस है वहां का एक रूढ़िवादी थिंक टैंक है द हेरिटेज फाउंडेशन, उसके द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ओवरऑल स्कोर है सिंगापुर का वो 0.3 बढ़ा है पिछले साल की तुलना में, और ये जो बड़ा है सिंगापुर का इंडेक्स ये बड़ा है मेनली ड्यू टू एन इम्प्रूवमेंट इन दी स्कोर फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अर्थात जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो बेहतर हुई है सिंगापुर में, जिसके कारण इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है वो बेहतर हुआ है सिंगापुर का। इसके अलावा अगर हम इस इंडेक्स के बारे में बात करें तो इस इंडेक्स में 184 कंट्रीज जो है वो कवर होती है, और उसमें जो पीरियड लिया जाता है जब उनका असेसमेंट किया जाता है तो अभी के लिए वो पीरियड था जुलाई 2019 से जून 2020 का। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया का जो रैंक है वो है 121 पोजीशन में है इंडिया का। टोटल कितनी कंट्रीज थी यहाँ पर 184, और इसमें इंडिया का रैंक है 121, और इंडिया का स्कोर है 56.5 आउट ऑफ 100। इंडिया को जिस कैटेगरी में रखा गया है वो है मोस्टली अनफ्री कैटेगरी। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें एशिया पैसिफिक कंट्रीज के बीच में, तो इस इंडेक्स में टोटल 40 एशिया पैसिफिक कंट्रीज थी, जिसमें से भारत का जो स्थान है वो 26 रहा है, अर्थात एशिया प्रशांत देश जो हैं उनमें भारत 40 में से 26 देशों के में उसका रैंक रहा है भारत का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामले। और अंतर्राष्ट्रीय मामले में सबसे पहला जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी। ऑस्ट्रेलियन कंजर्वेटिव्स has unveiled plan to build the world's first refuge for platypus to promote breeding and rehabilitation as the duck-billed mammal face extinction due to climate change। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो वर्ल्ड का फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी होगी वो बनेगी ऑस्ट्रेलिया में। प्लेटिपस क्या होता है? प्लेटिपस जो है वो एक तरीके का एनिमल है जिसकी पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसका जो फेस है ये डक जैसा होता है, और ये एक तरीके का मैमल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मैमल है ये क्लाइमेट चेंज के कारण इसका एक्सटिंक्शन जो है वो हो सकता है, और इसे बचाने के लिए, इनके प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए और इनके पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया संरक्षणवादी है उन्होंने प्लेटिपस के लिए दुनिया की पहली शरण का निर्माण करने की जो योजना है उसका अनावरण किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्लेटिपस सेंचुरी है ये कहाँ बनेगी? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में एक सोसाइटी है द टैरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया, और इसके अलावा न्यू साउथ वेल्स स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये कहा है कि ये एक स्पेशलिस्ट फैसिलिटी बिल्ड करेंगे जिसमें मोस्टली पॉन्ड्स होंगे फॉर सेमी एक्वेटिक क्रिएचर, अर्थात यहाँ पर ये बोला गया है कि जो अर्धजलीय जीव होते हैं उनके लिए ये ज्यादातर तालाबों और विशेषज्ञों की जो सुविधा है वो यहाँ पर प्रदान करेंगे। और ये जो सेंचुरी है ये सिडनी जो है वहां से लगभग 391 किलोमीटर की दूरी पर होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया में बनने वाली है। अब अगर हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पता होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। इसके अलावा आपको ऑस्ट्रेलिया की करेंसी पता होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के करंट पीएम है स्कॉट मॉरिसन। ये आपको पता होने चाहिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो अगला आर्टिकल है चाइना एंड रशिया इंक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जॉइंटली बिल्ड लूनार स्पेस स्टेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि लूनार स्पेस स्टेशन बनाने के लिए जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है वो किन दो देशों के बीच में हुआ है? चाइना और रशिया, अर्थात चीन और रूस के बीच में। द स्पेस एजेंसीज ऑफ चाइना एंड रशिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन बिहाफ ऑफ देयर नेशनल गवर्नमेंट, अर्थात चीन और रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने अपने देश के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू जॉइंटली कंस्ट्रक्ट अ लूनार स्पेस स्टेशन दैट विल बी ओपन टू ऑल कंट्रीज, अर्थात ये किस लिए साइन किया है कि ये साथ में एक लूनार स्पेस स्टेशन अर्थात एक चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करेंगे जो कि सभी देशों के लिए होगा। ये जो चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन होगा इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनार स्टेशन। तो आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनार स्टेशन इसका नाम होगा। ये कॉम्प्लेक्स होगा ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च फैसिलिटीज। द सेंटर विल बी अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च फैसिलिटीज created on moon's surface
एंड और इन ऑर्बिट ऑफ द मून। अर्थात ये बोला गया है कि ये जो स्पेस स्टेशन होगा ये एक तरीके से या तो चंद्रमा की सतह पर या फिर चंद्रमा की कक्षा में निर्मित होगा, जहां पर प्रायोगिक और अनुसंधानिक सुविधाएं जो है उसके जटिल केंद्र के रूप में ये कार्य करेगा। इसके अलावा ये जो लूनार स्टेशन है इसे जो सेटअप किया जाएगा, इसे सेटअप करने का गोल है strengthening research cooperation and promoting the exploration and use of outer space for peaceful purposes in interest of all mankind। अर्थात ये बोला जा रहा है कि ये जो स्टेशन है इसकी जो स्थापना की जा रही है इसका लक्ष्य है अनुसंधान पर जो सहयोग किया जाता है उसको मजबूत करना और सभी मानव जाति के हितों में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी स्थान की खोज और उपयोग को बढ़ावा देना। अर्थात ये बोला गया है कि जो बाहरी स्थान होते हैं, जो अंतरिक्ष है, उसमें खोज को बढ़ावा देना ताकि मानव जाति का कल्याण किया जा सके। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज ऑफिशियली साइंड बिटवीन चाइनीज स्पेस एजेंसी, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस। तो आपको ध्यान रखना है कि रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉस्मोस और चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिन दोनों के बीच में ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये साइन किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज, अर्थात समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जी.आर. चिंताला की। तो जी.आर. चिंताला कौन है? ये नाबार्ड के चेयरमैन हैं और ये जो नाबार्ड के चेयरमैन हैं इन्होंने चार्ज लिया है एज द चेयरमैन ऑफ APRACA अर्थात एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन। तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्हें अब APRACA के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। तो जो APRACA है उसके अध्यक्ष पहले कौन थे? तो उसके अध्यक्ष पहले थे DPK गुनासेकेरा, ये इसके पहले अध्यक्ष थे और इनकी जगह पर अब जी.आर. चिंताला जो है वो इसके अध्यक्ष बनेंगे। अगर हम यहाँ पर DPK गुनासेकरा के बारे में बात करें जो कि एप्राका के पहले अध्यक्ष थे, तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ऑफ बैंक ऑफ साइलोन। बैंक ऑफ साइलोन कहाँ पर है? बैंक ऑफ साइलोन जो है वो श्रीलंका की स्टेट ओन्ड मेजर कमर्शियल बैंक है और यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं DPK गुनासेकरा, जिनकी जगह अब लेंगे जी.आर. चिंताला जो कि हमारे देश का जो नाबार्ड है वहाँ के चेयरमैन हैं। चिंताला जो है उन्होंने एप्राका का चेयरमैन बनने के बाद में जो स्पीच दी, जो एड्रेस किया, उसमें उन्होंने अप्रिशिएट किया द रोल ऑफ द मेंबर ऑफ APRACA इन प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ रूरल फाइनेंस इन एशिया पैसिफिक। अगर हम यहाँ पर APRACA अर्थात एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन के बारे में बात करें तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 1977 में और ये एक एसोसिएशन है ऑफ इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल रूरल एंड मैक्रो फाइनेंस पॉलिसी एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंटिंग 21 कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक रीजन। अर्थात ये एशिया पैसिफिक रीजन में 21 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि है चेयरमैन ऑफ UN पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स के बारे में। तो जो हमारे देश के कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, वो रीअपॉइंट हुए हैं एज द चेयरमैन ऑफ पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ UN। अर्थात ये संयुक्त राज्य के बाहरी लेखा परीक्षकों का जो पैनल है उसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें फिर से नियुक्त किया गया है हमारे देश के भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए। आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले 2020 के लिए जो पैनल के चेयरमैन थे वो भी GC मुर्मू ही थे और अब इसके बाद में 2021 के लिए इन्हें वापस रीअपॉइंट किया गया है। एट प्रेजेंट जो पैनल है उसमें 13 कंट्रीज हैं और ये जो 13 कंट्रीज है उसमें है इंडिया, जर्मनी, चिली, चाइना, यूके, फ्रांस, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, इटली, घना, इंडोनेशिया, कनाडा और रशिया। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं इसे इस्टेब्लिश किया गया था UN जनरल असेंबली ने 1959 में। सन आपको ध्यान रखना है कि इसे 1959 में UN जनरल असेंबली ने इस्टेब्लिश किया था एज अ डिस्टिंग्विश फोरम टू सपोर्ट द डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड बेस्ड एक्यूरेंस
surveillance to ensure that reported financial information provide a transparent and accurate basis for the financial decision made by UN and its specialized agency। अर्थात यहाँ पर ये बोला गया है कि बाहरी लेखा परीक्षकों का ये जो पैनल है इसे 1959 में संयुक्त राज्य महासभा के द्वारा स्थापित किया गया था उच्च गुणवत्ता मानक आधारित आश्वासन के वितरण का समर्थन करने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि संयुक्त राज्य और इसकी जो विशिष्ट एजेंसियां हैं इनकी जो रिपोर्ट है इनकी वित्तीय जानकारी और वित्तीय निर्णय जो है उनके लिए पारदर्शी और सटीक आधार ये प्रदान करता है और उसके लिए विशेष मंच के रूप में लाया गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज अर्थात बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार और इसमें हम बात करेंगे स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम की। तो स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम जो है वो कौन से बैंक के द्वारा लाया गया है? एचडीएफसी बैंक। कोई भी प्रोग्राम अगर एचडीएफसी बैंक के द्वारा लाया जा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लाया जा रहा है तो ये वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जो है ये दो प्राइवेट बैंक है जो कि डीसिप्स हैं। डीसिप में एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो कौन सा है? वो है एसबीआई। तो आपको ध्यान रखना है कि ये डीसिप्स हैं। डीसिप्स का मतलब होता है कि ये काफी ही इंपॉर्टेंट बैंक है, इन्हें टू बिग टू फेल कहा जाता है। अगर ये बैंक फेल हो गए तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो काफी ज्यादा प्रभावित होगी। तो इसलिए एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक होते हुए भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए और इनके द्वारा अगर कोई प्रोग्राम लाया जा रहा है, कोई इनिशिएटिव लाया जा रहा है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम की। ध्यान रखना है आपको कि ये स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम है, स्टार्टअप नहीं है। ठीक है, इस प्रोग्राम को लाया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इसे भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ओकेजन पे ही लाया गया है। इसके अलावा अभी हमने देखा था कि गूगल ने भी एक प्रोग्राम लाया है, एक प्लेटफॉर्म लाया है इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। प्लेटफॉर्म का नाम था वुमेन विल और जो एचडीएफसी है वो स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम लेकर आया है। ये जो प्रोग्राम है ये एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है फॉर वुमेन्स फॉर मेंटरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय वुमेन लीडर एट दी बैंक। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होती है उनको मेंटर करने के लिए प्रोग्राम लाया गया है और उनकी मेंटरिंग किसके द्वारा की जाएगी? एचडीएफसी बैंक की जो वुमेन लीडर है उनके द्वारा। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एचडीएफसी बैंक ने बैंक में महिला नेताओं के द्वारा महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए स्मार्टअप उन्नति नामक एक समर्पित कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। अंडर द स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर सीनियर वुमेन लीडर्स फ्रॉम एचडीएफसी बैंक विल मेंटर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन हेल्पिंग देम अचीव देयर गोल्स। अर्थात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम है इसके तहत क्या किया जाएगा कि अगले 1 साल में एचडीएफसी बैंक की जो वरिष्ठ महिला लीडर हैं वो जो महिला उद्यमी हैं उनको उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में सलाह देगी। इसके अलावा यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम है ये अवेलेबल होगा ओनली टू एग्जिस्ट कस्टमर्स एंड विल इनिशियली टारगेट मोर देन 300 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएटेड विद बैंक्स स्मार्टअप प्रोग्राम। अर्थात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये इनिशियली 3000 वुमेन्स को टारगेट करेगी और ये जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर हमने एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करी तो आपको एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए कहाँ है। तो एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अलावा आपको एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ पता होना चाहिए क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके सीईओ हैं शशिधरन जगदीशन और इससे पहले इसके सीईओ जो थे वो थे आदित्यपुरी। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन आपको पता होनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। कई बार टैगलाइंस जो है वो भी एग्जाम में पूछ ली जाती है तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है बुक्स एंड अवार्ड्स अर्थात पुस्तकें और पुरस्कार और इसमें आज हम बात करेंगे अफ्रीका टॉप प्राइज फॉर लीडरशिप की। तो अफ्रीका का लीडरशिप के लिए जो टॉप प्राइज है वो है इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप और ये जो प्राइज है ये मिला है मोहम्मदू इसोफू को जो कि इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है नाइजर के। तो आपको ध्यान रखना है नाइजर के जो प्रेसिडेंट है, नाइजर के जो राष्ट्रपति हैं उनको दुनिया का जो सबसे बड़ा लीडरशिप प्राइज है इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 वो मिला है। और ये जो प्राइज है इसे दुनिया का सबसे बड़ा लीडरशिप प्राइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो नगद पुरस्कार है वो $5 मिलियन का है। तो अगर हम यहाँ पर इसोफू के बारे में बात करें, महमदो इसोफू के बारे में बात करें जो कि नाइजर के प्रेसिडेंट हैं और जिन्हें ये प्राइज मिला है, तो ये इस प्राइज के 6th विनर हैं। ये जो इब्राहिम प्राइज है इसे जब से लाया गया है उसके बाद से ये इसके 6th विनर है। ये जो प्राइज है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था सन 2006 में बाय सुडानीज बिलियनियर
मो इब्राहिम फाउंडेशन टू प्रमोट गुड गवर्नेंस इन वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सूडान के एक अरबपति हैं मो इब्राहिम, उनकी संस्था के द्वारा दुनिया का जो सबसे गरीब महाद्वीप है अफ्रीका, वहां पर सुशासन को बढ़ावा देने के लिए ये जो इब्राहिम पुरस्कार है इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो 69 ईयर के उसोफू हैं जिन्हें अभी 2020 का ये प्राइज मिला है, ही इज स्टेपिंग डाउन एज प्रेसिडेंट ऑफ नाइजर इन अप्रैल 2021, अर्थात ये जो नाइजर के प्रेसिडेंट का जो पद है उसे छोड़ देंगे अप्रैल 2021 में। और इन्होंने अपना जो 2 टर्म है उसमें ये जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है इसे सर्व किया है। ही फर्स्ट टुक ऑफिस इन 2021 एंड वाज देन री इलेक्टेड इन 2016, अर्थात पहले इन्होंने 2011 में पद संभाला था, उसके बाद में 2016 में इन्हें पुनः निर्वाचित किया गया था और उसके बाद में अब सन 2021 अप्रैल में ये जो अपना पद है इसे छोड़ेंगे। अब यहाँ पर आपको नाइजर की करेंसी पता होनी चाहिए और नाइजर की कैपिटल पता होनी चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में नाइजर की कैपिटल और करेंसी बतानी है। इसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है स्पोर्ट्स न्यूज अर्थात खेल समाचार, और इसमें आज हम चर्चा करेंगे आर अश्विन के बारे में। आर अश्विन एडजस्ट आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2021। टीम इंडिया का प्रीमियर ऑफ स्पिनर रविंद्रचंद्रन अश्विन अर्थात आर अश्विन हैज नेम्ड एज आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2021। टीम इंडिया के प्रमुख ऑफ स्पिनर जो हैं आर अश्विन, उनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 फरवरी जो है उसके लिए नामित किया गया है। अश्विन प्लेड 3 टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड इन February 2021, scoring 24 wickets and 176 runs. इन वुमेन्स कैटेगरी, अगर वुमेन्स कैटेगरी की हम बात करें तो इंग्लैंड की टैमी ब्यूमॉन्ट जो है शी हैज बीन एडजस्ट द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि महिलाओं की श्रेणी में इंग्लैंड की जो टैमी ब्यूमॉन्ट है उनको फरवरी के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी के रूप में घोषित किया गया है। ब्यूमॉन्ट प्लेड 3 ODI in February against New Zealand where she passed 50 in each of these, totaling 231 runs. Earlier, wicketkeeper batsman Rishabh Pant was named ICC Men's Player ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2021, अर्थात ये बोला गया है कि जनवरी 2021 के लिए आईसीसी का मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो है भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को चुना गया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फैक्ट्स, लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कुछ अवार्ड्स की जो कि दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अर्थात यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ अवार्ड्स की जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, और इसमें सबसे पहला अवार्ड जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ये किसी खिलाड़ी के द्वारा खेल का जो क्षेत्र है उसमें शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 4 साल की अवधि में तुरंत उस वर्ष के पहले जिसके दौरान ये जो पुरस्कार दिया जाना है तब दिया जाता है, फॉर द स्पेक्युलर एंड द मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years implementing preceding the years during which award is to be given। अर्थात अगर जो अवार्ड है ये 2021 के लिए दिया जा रहा है तो इससे 4 साल पहले जिस भी खिलाड़ी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1991-92 में, और इसमें जो प्राइज दिया जाता है वो दिया जाता है 7.5 लाख रुपीज का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है टू स्पोर्ट्स कोचेस। ध्यान रखना है कि ये जो अवार्ड है ये कोचेस को दिया जाता है who have successfully trained sports person or team and enabled them to achieve outstanding result in international competition। ध्यान रखना है कि ये उन कोच को दिया जाता है, ऐसे खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों या टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया और उनके द्वारा जो खिलाड़ी प्रशिक्षित किए गए उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जो हैं उसमें उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए गए। इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1985 में और इसमें प्राइज दिया जाता है 5 लाख रुपीज का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट अवार्ड। तो अगला अवार्ड है ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है टू दोज स्पोर्ट्स पर्सन who has contributed to sports by their performance and
contribute to continue to promotion of sports even after their retirement from active sporting career। अर्थात ये बोला जा रहा है कि ये उन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने अपना जो एक्टिव स्पोर्ट का करियर है उससे रिटायरमेंट लेने के बाद में भी स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए कंट्रीब्यूशन किया है। उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल करियर से रिटायर होने के बाद भी खेल को बढ़ावा देने में अपना जो योगदान है वो जारी रखा है, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2002 में और इसमें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट अवार्ड है टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट ऑफ पर्सन एसोसिएटेड इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर। एडवेंचर की फील्ड से जो एसोसिएटेड पर्सन होते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें 3 कैटेगरी होती है एडवेंचर की। कौन सी 3 कैटेगरी होती है? लैंड पर जो एडवेंचर होता है, सी पर और एयर में। और इसके अलावा इसमें एक अवार्ड दिया जाता है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, अर्थात रोमांच का जो क्षेत्र है उससे जुड़े व्यक्तियों को उपलब्धि को पहचानने के लिए अवार्ड दिया जाता है। 3 अवार्ड इसमें होते हैं, भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य करने के लिए। ये 3 श्रेणियां होती है और एक पुरस्कार इसमें दिया जाता है जीवन भर की उपलब्धि का। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में और इसके अंदर 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगला जो अवार्ड है वो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है उसमें 4 कैटेगरीज हैं, 4 श्रेणियां हैं। पहली है आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग यंग टैलेंट, अर्थात पहली श्रेणी है नवोदित और युवा प्रतिभा जो है उनकी पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना। दूसरा है एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर, अर्थात जो खेल व्यक्ति हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको रोजगार देना और खेल कल्याण से संबंधित उपाय। चौथा है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, अर्थात विकास के लिए खेल। तो ये 4 कैटेगरी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में और आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी कैश अवार्ड अर्थात कोई भी नगद पुरस्कार जो है वो नहीं दिया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट अवार्ड। अगला अवार्ड है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है ये ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी को दी जाती है इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होते हैं उसमें जो ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी होती है उसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है। द टॉप 3 यूनिवर्सिटीज आर गिवन कैश अवार्ड्स। तो इसमें जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज होती है उनको कैश प्राइज दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1956-57 में और इसमें जो 3 कैश अवार्ड दिए जाते हैं वो 10 लाख, 5 लाख और 3 लाख के कैश अवार्ड्स दिए जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो एक तरीके से आपके लिए क्विज है और आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना है ताकि आप खुद को असेस कर सके कि आप पूरे सेशन में कितने अटेंटिव थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज voted in favor of a proposal banning full facial covering including the burqa and niqab in almost all public places। हाल ही में किस देश ने लगभग सभी सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का और नकाब सहित फुल फेस कवरिंग जो है उस पर प्रतिबंध लगाने वाला जो प्रस्ताव है उसके पक्ष में मतदान दिया है? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड। अगला है इंटरनेट साथी इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ डैश, इंटेल एंड टाटा ट्रस्ट। इंटरनेट साथी जो है वो डैश, इंटेल और टाटा ट्रस्ट की एक संयुक्त पहल है। तो आपको बताना है कि ये जो डैश है यहाँ पे क्या आएगा? गूगल, फेसबुक, अमेजोन या फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज स्टॉप्ड द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय यूएस थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन। किस देश ने अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड या फिर सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द यूएन फॉर द ईयर 2021। वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सत्यपाल मलिक, सुनील अरोड़ा, जीसी मुर्मू या फिर तथागता रॉय। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जॉइंटली सेट अप इंटरनेशनल साइंटिफिक लुनार स्टेशन अ लुनार स्पेस स्टेशन ऑन मून। किन देशों ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक चंद्र स्टेशन की स्थापना के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है जो चंद्रमा पर एक चंद्र स्टेशन है? रशिया, जापान, जापान एंड यूएस, यूएस एंड रशिया या फिर रशिया एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद इसोफू has won 2020 Ibrahim Prize for Achievement in African Leadership. He is president of which country? महमूद इसोफू जो है
उन्होंने अफ्रीकी नेतृत्व में उपलब्धि के लिए 2020 इब्राहिम पुरस्कार जीता है, वो किस देश के राष्ट्रपति है? माली, मॉरिटानिया, नाइजर या फिर सेनेगल। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2021। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2021 के लिए आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है? जो रूट, रविचंद्र अश्विन, कायले मेयर या अजिंक्य रहने। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 बाय हेरिटेज फाउंडेशन? हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 लाया गया है उसमें भारत का रैंक क्या है? 148, 146, 121 या फिर 101। नेक्स्ट है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? जीआर चिंताला, डीपीके, गुनासेकरा, शशिधरन जगदीशन या फिर श्री शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, व्हेन डिड ध्यानचंद अवार्ड बिगिन? ध्यानचंद पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985, 1999, 2002 या फिर 1992। तो यहाँ पर जो क्विज में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।